हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे आज हम हीगल के पॉलिटिकल थॉट में से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज हीगल कंसेप्शन ऑफ द स्टेट। और हीगल ने जो अपने स्टेट के कंसेप्ट को एक स्टेटमेंट में डिफाइन किया है वो है स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो हम ये स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पर इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आज आपको मल्टीपल डायमेंशन में इसे समझा सकूं, जैसे कि व्हाट इज द हीगल कंसेप्शन ऑफ द स्टेट, डायलेक्टिक क्या है, राइट, किस तरीके से फैमिली, देन सिविल सोसाइटीज, देन स्टेट आता है, फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन, देन सिग्निफिकेंस क्या है हीगल की पॉलिटिकल फिलोसफी जो स्टेट से रिलेटेड है। तो इतना आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा आज कि आप इस जो ये क्वेश्चन पूछा गया है आप इसको एड्रेस कर पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके के डायग्राम आप सीख लें ड्रॉ करना, और अपनी आंसर कॉपी पे ज़रूर क्रिएट करें इस तरीके के फ्लो चार्ट को, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो। अभी इस फिगर को मैं डिटेल में बड़ा करके आपको एक्सप्लेन करूंगी इसे। ओके, सो समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द हीगल कंसेप्शन ऑफ द स्टेट, और इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। सो फॉर हीगल स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हीगल कहते हैं कि स्टेट क्या है, इट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। सो ये इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग ये है कि स्टेट इज द डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑन द अर्थ। भाई डिवाइन मैनिफेस्टेशन कैसे, जैसे कि गॉड का स्टेट होता है ना, गॉड का किंगडम होता है जहाँ पे हर चीज परफेक्ट होती है, हर चीज आइडियल होती है, राइट, हर एकदम परफेक्ट, या एक नॉलेज एकदम ट्रू नॉलेज होता है, अल्टीमेट नॉलेज होता है, यूनिवर्सल स्पिरिट होती है वो, राइट, सभी इक्वल होते हैं। ओके, तो इसी तरीके से गॉड कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक गॉड के किंगडम जैसा है, जहां पर जो अल्टीमेट आइडिया है, जहां पर यूनिवर्सल स्पिरिट एग्जिस्ट करती है, और ये अल्टीमेट ट्रूथ है, राइट, ये ट्रू नॉलेज है। सो स्टेट को उन्होंने कंपेयर किया है गॉड के किंगडम के साथ। तो अब गॉड का किंगडम तो आ नहीं सकता है अर्थ पे, क्योंकि वो तो भाई गॉड का किंगडम और पृथ्वी दोनों अलग चीजें हैं, राइट। जो पृथ्वी है और जो भगवान का जो किंगडम है, राज्य है, वो अलग है। तो स्टेट क्या है, गॉड का जो भगवान का राज्य है उसका मैनिफेस्टेशन एक तरीके से पृथ्वी पर। स्टेट मतलब स्टेट को इन्होंने इतना ग्लोरीफाई किया है, और ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी इनका बनेगा, क्योंकि इन्होंने स्टेट को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि स्टेट ही एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, सब है, तो लोगों को स्टेट का कमांड मानना चाहिए, जो स्टेट ऑर्डर दे उसे फॉलो करना चाहिए। और इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज किया जाएगा जो फासिस्ट हैं उनके द्वारा, जैसे हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, और उन्होंने स्टेट को, नेशन को सब कुछ माना कि भाई लोगों को ओबे करना चाहिए स्टेट के कमांड एंड ऑल को, राइट। तो ये क्रिटिसिज्म भी बनेगा जाकर। तो अभी स्टेट क्या है, अकॉर्डिंग टू द हीगल, इट इज अ डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर ये एक भगवान का जो राज्य होता है उसका स्वरूप है। ओके, गॉट इट। सो फॉर हीगल जो ये स्टेट है, अब जब भगवान का स्वरूप हो गया तो भगवान से बड़ी चीज तो कोई होती नहीं है, भगवान से तो ऊपर कोई चीज होती नहीं है, राइट, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो हिगल के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, दिस इज अ फाइनल फेज ऑफ एनी डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट क्या देख रहे हैं, हिगल ने डायलेक्टिक प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री को बताया है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री मूव कर रही है ना, या ह्यूमन सिविलाइजेशन मूव कर रही है, वो आइडिया के आधार पर कर रही है। ओके, ह्यूमन हिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में इवॉल्व हो रही है, और जो ये स्टेट है ना, दिस इज द फाइनल फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी हिस्ट्री। मतलब यहाँ से एंड ऑफ द हिस्ट्री हो जाता है, अब फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सो हीगल बेसिकली फोरसॉ नो फर्दर डेवलपमेंट सच एज द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल पीस एंड ऑल, राइट, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ जो स्टेट है। अब इसके आगे हिस्ट्री का, ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन हिस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमने अल्टीमेट ट्रुथ गेन कर लिया, हमने यूनिवर्सल स्पिरिट गेन कर ली। किस फॉर्म में, स्टेट के फॉर्म में।
तो अब फर्दर ये फाइनल फेज ऑफ डेवलपमेंट है, इसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. दिस इज कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ एनी रिकॉन्साइलिंग द इंडिविजुअल टू द स्टेट एंड द हिस्ट्री. सो इस जो हिस्ट्री है, राइट, हमने एक जो आइडिया मूव करता है इंडिविजुअल, फिर फैमिली, देन सिविल सोसाइटी, स्टेट, तो इस तरीके से स्टेट फाइनल स्टेज हो गया और यहाँ पर हिस्ट्री कंप्लीट हो गई. गेटिंग इट? तो इतना बेसिक मीनिंग समझ में आया आपको? अगर अब मैं आपको डायलेक्टिक प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपको और बेटर समझ में आएगा कि ये हिस्ट्री कैसे कंप्लीट हो गई, ये फाइनल स्टेज कैसे हो गई और इसके आगे कोई फर्दर डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा, ये आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ. ओके, सो हीगल जो कंसेप्शन ऑफ द फुली डेवलप्ड स्टेट है ना, जो कि स्टेट क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ है, फाइनल स्टेज है, इसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. तो ये उन्होंने किस आधार पर कंक्लूजन निकाला है? कॉम्प्लेक्स डायलेक्टिकल सिंथेसिस या डायलेक्टिकल जो इन्होंने मेथड यूज किया है उसके आधार पर इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि स्टेट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एनी हिस्ट्री. ओके, अब हम ये डायलेक्टिक क्या है? सो डायलेक्टिक बेसिकली आप इसे डायलॉग कह सकते हो, डिबेट कह सकते हो. किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए लोग डिबेट करते हैं. अभी सिंपल सा आपके स्कूल में बहुत सारी डिबेट होती होगी ना किसी मैटर पर, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन राइट्स पर डिबेट हो रही है कि सोसाइटी में वुमेन्स को राइट दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं. कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई दिए जा रहे हैं, पॉजिटिव आइडिया. कुछ लोग कहेंगे नहीं दिए जा रहे हैं, निगेटिव आइडिया. अब हमें इस डिबेट में आर्गुमेंट होगा, काउंटर आर्गुमेंट होगा और बाद में हम एक कंक्लूजन निकालेंगे जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं. ये यहाँ पर दिया हुआ है. जो थेसिस है वो रिप्रेजेंट करता है और किसी आइडिया को या आर्गुमेंट को. एंटीथेसिस रिप्रेजेंट करता है काउंटर आर्गुमेंट को. जैसे कि थेसिस ये हो गया कि वुमेन्स को राइट दिए जा रहे हैं, एंटीथेसिस ये हो गया काउंटर आर्गुमेंट कि नहीं भाई वुमेन्स को कोई राइट नहीं मिल रहे हैं सोसाइटी में. तो अब हम इस डिबेट का मकसद ये है कि हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है. अब इन दोनों के पॉइंट्स को, पॉजिटिव पॉइंट्स को यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस करने की कोशिश की जाएगी. इसके अब ये सिंथेसिस किस आधार पर होगा? 3 लॉ दिए हैं हीगल ने, उसके आधार पर सिंथेसिस होगा और हम एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे जहां पर हम जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे. गेटिंग इट? तो ये हो गई डायलेक्टिक प्रोसेस. ओके, तो ये तो हो गया कि वुमेन के एग्जाम्पल ने सिंपली हमने समझा. अब इसे पॉलिटिकल साइंस में हीगल ने कैसे यूज किया है स्टेट के लेवल तक पहुंचने के लिए. सो हीगल कहते हैं कि हिस्ट्री बेसिकली क्या है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ आइडिया. हिस्ट्री क्या है? मूवमेंट ऑफ आइडिया. कार्ल मार्क्स यहीं पर अपोजिट हो जाते हैं. आप देखेंगे जब कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो वो कहेंगे हिस्ट्री क्या है? मूवमेंट ऑफ मैटर है. और इसी बात को लेकर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हीगल है ना वो अपने सर के बल खड़ा है. हमें हीगल को इसके पैरों पर खड़ा करना है, इसे सीधा करना है. क्योंकि अगर हीगल क्या है, अपने सर के बल खड़ा है, उल्टा खड़ा हुआ है, इसको सीधा होना है. ओके, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं. कार्ल मार्क्स ने इसी आइडिया को किससे चेंज किया है? मैटर से. ओके, सो हीगल क्या कहता है कि जो हिस्ट्री है ये क्या है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ आइडिया. ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, जैसे जैसे आइडियाज ग्रो करते हैं. ओके, अब ये मूवमेंट ऑफ आइडिया कैसे चलता है? ये चलता है डायलेक्टिकल मोमेंट के हिसाब से, ये डायलेक्टिकल प्रोसेस के हिसाब से. डायलेक्टिकल प्रोसेस क्या है? एक तरीके की डिबेट है जहां पर इंसान बिलीफ से ट्रू नॉलेज या अल्टीमेट नॉलेज तक पहुंचता है. जो बिलीफ होता है वो थेसिस होता है, फिर इसका काउंटर आर्गुमेंट आता है और उन दोनों के बीच में हम 3 जो लॉ हैं उनके आधार पर सिंथेसिस या कंक्लूजन निकालते हैं जो ट्रू नॉलेज होता है. तो हीगल कहते हैं कि जो मोस्ट बेसिक लेवल है ना जो हिस्ट्री में, दैट इज द फैमिली. और फैमिली रिप्रेजेंट करती है लव को, ड्यूटी को. वहां पर कोई सेल्फिशनेस, ईगो जैसी चीज नहीं होती. फैमिली में हम देखते हैं ना, फैमिली में कंपैशन होता है, लव होता है, हमारी मोरल ड्यूटीज होती हैं, एक बॉन्डिंग होती है, कोऑपरेशन होता है, राइट. सो फैमिली का मतलब लव एंड ऑल, पीस, सारी चीजें.
फिर इसके बाद जब फैमिली सिविल सोसाइटी में कन्वर्ट होती है, कई सारी फैमिलीज मिलकर जब एक सोसाइटी बना लेते हैं, तो वो जब सोसाइटी में डेवलप होता है तो सोसाइटी एक तरीके से क्या है, एंटीथेसिस है, काउंटर आर्गुमेंट की तरीके है। क्योंकि सिविल सोसाइटी में क्या हो जाता है, जो इंसान है वो सेल्फिश हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपटीशन की भावना है। अरे मेरा जो नेबर है उसके पास इतना हो गया, वो रिच हो गया, मैं पुअर हो गया, इस तरीके से सोशल स्टेटस एंड ऑल। तो इस तरीके से सोसाइटी में क्या हो जाएगा, जो इंसान है वो स्वार्थी हो जाता है। वहां पर कंपटीशन की भावना होती है, लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं, वहाँ एम्बिशंस होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो फीलिंग्स है वो निगेटिव आ जाती है। ओके, तो अब हमें इनका जो फैमिली और सिविल सोसाइटी है, ये थेसिस एंड एंटीथेसिस है, इनका सिंथेसिस कैसे निकलेगा स्टेट के रूप में। स्टेट जहां पर हम इनकी बेस्ट चीजें लेंगे सिंपली। अब मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, ये जो फैमिली है दैट रिप्रेजेंट दी थेसिस, एंड जो सिविल सोसाइटी है ये रिप्रेजेंट करती है एंटीथेसिस को। ओके, क्योंकि फैमिली में क्या है, पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्ट्रिज्म, मतलब खुशी या हैप्पीनेस, यू कैन से दैट, क्योंकि वहां पे लव है, कंपैशन है, कोऑपरेशन है। हम परिवार में तो नहीं करेंगे ना जेलसी, कंपटीशन। परिवार का मतलब ही होता है बॉन्डिंग, ब्रदरहुड, या यू कैन से दैट द हैप्पीनेस एंड ऑल। जो सिविल सोसाइटी है यहाँ पे यूनिवर्सल इगोइज्म होता है, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है, कंपटीशन करता है, एक दूसरे से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करता है। सो ये काउंटर आर्गुमेंट के तरीके हो गया, एंटीथेसिस है, ये कहते हैं यूनिवर्सल इगोइज्म। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दीज 3 लॉ हम पहुंचेंगे किस पर, ये यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म तक, दैट इज अ स्टेट। ओके, और ये हमारा क्या रहेगा, अल्टीमेट ट्रुथ, एक कंक्लूजन की तरीके। ये डिबेट चल रही है थेसिस और एंटीथेसिस के बीच में, और यहाँ पर हमने सिंथेसिस निकाला कंक्लूजन के रूप में, जो स्टेट निकल कर आया। 3 लॉ क्या है, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, निगेशन ऑफ द निगेशन, एंड क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। दीज आर द 3 लॉ जिसके आधार पर हम थेसिस और एंटीथेसिस से सिंथेसिस तक पहुंचते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम देखेंगे फैमिली में जो ये पर्टिकुलरिस्टिक एंड ऑल्ट्रिज्म, जो पर्टिकुलर है ये बात करता है, निगेटिव क्वालिटी दिखाता है। जो ऑल्ट्रिज्म है, हैप्पीनेस है, ये पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है। ओके, फैमिली क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज हो गई ना, इसीलिए इसे पर्टिकुलरिस्टिक बोला गया है। जो सिविल सोसाइटी है ये काफी लार्ज स्केल में है, राइट, ये कलेक्टिव है, तो ये यूनिवर्सल, दैट इज अ पॉजिटिव थॉट। इगोइज्म निगेटिव क्वालिटी हो गई। अब यहाँ पे यूनिटी ऑफ अपोजिट्स होगी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आया, यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म। यहाँ से हमने पॉजिटिव यूनिवर्सल लिया, एंड ऑल्ट्रिज्म यहाँ पर हमने यहाँ से लिया। ओके, सो दिस इज द क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी, मतलब यहाँ पे मोरालिटी आ गई, एथिकल वैल्यूज आ गई, राइट, सारी चीजें आ गई। तो ये जब कंक्लूजन निकला यहाँ पर, सो दैट इज द एंड ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस। भाई यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस थे ना, एक तरफ हम ऑल्ट्रिज्म था, यहाँ पर इगोइज्म था। ओके, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जब सिंथेसिस हम लेते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन एंड हो जाते हैं। ओके, या और जब कॉन्ट्रडिक्शन एंड हो जाएगा तो जो आइडिया का मोमेंट है वो एंड हो जाएगा। जब आइडिया का मोमेंट एंड हो जाएगा तो हिस्ट्री एंड हो जाएगी अपने आप, मतलब जो हिस्ट्री है वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे जो अंतिम चरण है, जो लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है, वहां तक पहुंच चुकी है। और जब फाइनल स्टेज में हम पहुंच गए हैं तो ये दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। अब जब ये अल्टीमेट ट्रूथ है तो फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सो स्टेट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, दिस इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री, दिस इज एंड ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस। आई होप यू गॉट इट ना। अभी ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम में इसे ड्रॉ जरूर करना। ओके, तो ये बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से हम फैमिली और सिविल सोसाइटीज के बीच में से सिंथेसिस करके स्टेट निकालेंगे। तो अब हम स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं थोड़ा सा।
स्टेट बेसिकली क्या है, इट रिप्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ द मोरल लाइफ ऑफ द फैमिली एंड फ्रीडम ऑफ द सिविल सोसाइटीज। हमने दोनों में से चीजें, जो बेस्ट चीजें ली और एक कंक्लूजन, अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचे, राइट, विदाउट डिस्ट्रॉइंग ईदर द स्टेट एक्सप्रेस बोथ एट द हायर लेवल, दैट इज अ फाइनल स्टेज। ओके, सो स्टेट क्या है अपने आप, और इसी कारण जब यहाँ पे मोरल लाइफ है, राइट, यहाँ पे फ्रीडम है, राइट, इस जो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा है वो हायर लेवल पे हो रहा है, इसीलिए हम इसे, जो हीगल है वो कह रहे हैं डिवाइन मैनिफेस्टेशन। और इस तरीके से स्टेट क्या है, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हमने पृथ्वी पर जो गॉड का किंगडम है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, स्टेट पर देखने को मिलता है। Getting it? So state guarantees the individual freedom while at the same time individual owes it the moral duty. और ये किससे रिजेंबल करता है, जनरल विल के कंसेप्ट ऑफ द रूसो। तो यू कैन से दैट कि इट इज अ काइंड ऑफ वर्जन ऑफ द जनरल विल, जो यहाँ पर स्टेट में जिस तरीके की इन्होंने बात की है सिंथेसिस की। जनरल विल रूसो का कंसेप्ट है, जहां पर जो किससे इंस्पायर्ड होता है, कॉमन गुड से, राइट, कलेक्टिव गुड ऑफ द इंडिविजुअल्स। यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी रियल विल का कलेक्शंस होता है, जो बहुत ही प्योर होती हैं, कॉमन गुड के आइडिया से ड्रिवेन होती हैं। ओके, सो यहाँ पर हीगल जो का जो स्टेट का कंसेप्ट है, वहाँ पे जब मोरल लाइफ है, फ्रीडम है, तो क्या है, वहाँ पे भी तो कॉमन गुड होगा, सभी का भला उसमें होगा। ओके, so Hegel offers a synthesis of positive and negative freedom involving both service to the nation and freedom, diversity, all these things. तो ये स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, जैसे अभी हमने फैमिली एंड सिविल सोसाइटीज की किया था। Okay, so family relations are instinctual while the autonomy and contractual relation of the civil society. Difference क्या है, जो family relations थे वो बहुत ही प्योर थे, लव एंड कंपैशन थे, जो कंपैशन है उससे ड्रिवन थे, जबकि जो सिविल सोसाइटी थी वहाँ पर हमने क्या देखा था, कंपटीशन है, ईगो है, लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, सेल्फिशनेस है, तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन पर बेस्ड है। ओके, सो यहाँ पर जो हम सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, दे आर बोथ मीन्स बाय विच द इंडिविजुअल अचीव द सेल्फ रियलाइजेशन, और हमें एक कंक्लूजन पर पहुंचना है स्टेज पर, दैट इज अ फाइनल स्टेज। एंड यहाँ पर जो सेल्फ रियलाइजेशन है इंडिविजुअल का, वो बहुत ही हायर लेवल पर होता है, और इंडिविजुअल को अपना हायर पर्पस की अवेयरनेस होती है यहाँ पर। और इस तरीके से जब आपको अपना हायर पर्पस पता चल जाएगा तो आप इवॉल्व एज अ पर्सन इवॉल्व हो जाओगे, फुली डेवलप्ड हो जाओगे, राइट, फुल्ली फ्री हो जाओगे। क्या मतलब है, देखो इंडिया में हमारे जब स्पिरिचुअलिज्म में आपने देखा होगा, देखो नैरो पर्पस क्या होता है, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या उससे ज्यादा क्या करेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, ये नैरो पर्पस हो गया, बहुत ही लोअर काइंड ऑफ, बहुत ही पुअर काइंड ऑफ पर्पस हो गया। ओके, बहुत ही लोअर क्वालिटी का पर्पस हो गया, जहां पर हम सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं या अपनी फैमिली तक लिमिटेड है। हायर पर्पस इंसान का क्या होता है, समाज के सभी लोगों का भला करना, सभी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना, कॉमन गुड के बारे में सोचना, ये इंसान का हायर पर्पस होता है। और हिगल कहते हैं कि जो ये हायर पर्पस है इंसान को, इसका रियलाइजेशन उसे कहाँ पर होता है, स्टेट पे होता है। और इस तरीके से इंसान यहाँ पर अपनी फ्रीडम को अटेन कर लेता है, क्योंकि उसे अपने हायर पर्पस पता चल गया ना। अब वो कहीं लिमिटेड नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, या बॉन्डेज नहीं है उस पर कि घर परिवार तक ही सीमित है, इन्हीं जंजीरों पे जकड़ा है, वो उससे ऊपर निकल चुका है। ओके, तो फुल्ली फ्रीडम हो गया, फुल्ली डेवलप्ड हो गया एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, जो आइडिया है उसका फुल्ली डेवलप्ड हो गया। अभी वो हायर सेल्फ तक, जो हायर पर्पस है, जो हायर सेल्फ है, उसका रियलाइजेशन हो गया। ओके, जैसे जो इंसान होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हम कहते हैं ना कि वो फुली फ्री हैं, वो राइट, वो एक पूरी कॉमन गुड दुनिया भर के लोगों के लिए का भलाई कर रहे हैं, तो वो एज अ पर्सन इवॉल्व हो गए, उन्होंने विजडम गेन कर लिया है, अल्टीमेट ट्रूथ गेन कर लिया है, ऐसा कहते हैं ना। तो यही ये इंसान कहाँ करता है, स्टेट पे करता है, क्योंकि स्टेट ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करता है। और इसे ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है हीगल में, क्योंकि हीगल ने एक तरीके से क्या कहा है कि राज्य है, जो स्टेट है, उसकी पूजा करें आप,
Okay, so Hegel was the first theorist to insist upon a clear distinction between the civil society and the state. ओके ज़्यादातर जो जो स्कॉलर्स थे इसके पहले, उन्होंने सिविल सोसाइटी और स्टेट में इतना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं किया है, डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। जो 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 हीगल है, उन्होंने सिविल सोसाइटी और स्टेट में क्लियर डिस्टिंक्शन किया है। और बेसिकली ही आर्ग्यूड दिस अनलेस इट डिड नॉट रिप्रेजेंट द कॉमन गुड इन दिस वे द स्टेट कुड मेक नो क्लेम अपॉन द सोसाइटी। सी, अगर स्टेट कॉमन गुड को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, और जब तक स्टेट कॉमन गुड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक स्टेट को कोई राइट नहीं है, कोई ऐसा हक नहीं है कि वो सोसाइटी या इंडिविजुअल पर रूल करने के लिए क्लेम करे। भाई, सोसाइटी और इंडिविजुअल पर आप रूल करने का क्लेम कब कर सकते हो? तब कर सकते हो जब आप कॉमन गुड के लिए बात करो, ना कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के हित में आप काम करिए। ओके, सो इट इज बिकॉज इट एम्बडीज द मोरल विल ऑफ द कम्युनिटी एंड द स्टेट कैन डिमांड द सपोर्ट ऑफ द पीपल। अब जब स्टेट अल्टीमेट ट्रूथ है, हायर सेल्फ है, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मोरल विल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसने कॉमन गुड को अपने आप में इम्बाइब कर रखा है। ओके, सो जब मोरल विल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिटी के कॉमन गुडनेस को अचीव करना है, तो स्टेट कैन डिमांड द सपोर्ट ऑफ द पीपल। और चाहे वो पीस हो चाहे वॉर हो, ओके, सो पीपल विल सपोर्ट, क्योंकि उनकी गुडनेस भी शामिल है स्टेट को ओबी करने पे। तो चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे वो शांति का समय हो, हर एक सिचुएशन पे जो जनता है उसका सपोर्ट स्टेट को मिलेगा। एंड स्टेट कैन डिमांड इट, क्योंकि स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन विल को, राइट, मोरल विल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इस मोरल विल को स्टेट रिप्रेजेंट कैसे करता है, एक्सप्रेस कैसे करता है, ये थोड़ी इस प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमको स्टेटमेंट का बेसिक मीनिंग आपको पता चल गया होगा, और जो डायलेक्टिक प्रोसेस है फैमिली टू सिविल सोसाइटी टू स्टेट, ये भी जर्नी आपको पता चल गई होगी अभी तक। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्टेट मोरल विल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन गुड को प्रेजेंट कर रहा है, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा। So moral will of the community express itself through the executive. Okay, so जो पार्लियामेंट है, it is an arena in which all the competing claims and conflicts of the civil societies are expressed. मतलब पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म के तरीके हैं जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स के कॉम्पिटिटिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, क्लेम्स हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है। और जो एग्जीक्यूटिव रहेगी, जो रूल कर रही है ना, जो रूलर्स हैं बेसिकली, उन्हें क्या करना है, उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, कि इन कन्फ्लिक्टिंग एंड कॉम्पिटिटिंग जो क्लेम्स हैं, इंटरेस्ट हैं, इनको हार्मोनाइज करना और ऐसा पॉलिसीज बनाना, ऐसे डिसीजन मेकिंग करना दैट आर बेस्ट फॉर ऑल, मतलब कॉमन गुड। ओके, यहाँ पर बेस्ट फॉर ऑल मतलब वही कॉमन गुड हो गया ना, क्योंकि दिस इज द हायर पर्पस ऑफ द स्टेट। ओके, सो पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पार्लियामेंट का ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो डिफरेंट लीडर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पर, अपनी अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को वहाँ पर रखते हैं। सभी कम्युनिटी के सभी लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे तो नहीं होंगे, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कॉम्पिटिटिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उन्हें बेसिक कम्युनिटीज़ ही चाहिए, जैसे कि उन्हें स्कूल मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, उन्हें पक्की रोड मिल जाए। जबकि जो मेट्रो सिटीज़ के पीपल्स हैं, दिल्ली एंड ऑल, वो तो कहेंगे हमें ई सर्विसेज चाहिए, हमें मेट्रो चाहिए, राइट, वहाँ पे स्कूल और सड़कें ऑलरेडी अवेलेबल है। जस्ट जैसे मेन एंड वुमेन, इनमें ही अपने कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ होंगे या कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होंगे, क्लेम्स होंगे। तो पार्लियामेंट में जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इनके इंटरेस्ट को रख रहे हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव जो रूलर्स हैं, उनका काम है कि इन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को हार्मोनाइज करना, सिंथेसिस करना और ऐसा पॉलिसीज बनाना जिसमें ऑलमोस्ट सभी के इंटरेस्ट को वो सर्व कर सके, सभी के जो कॉमन गुड है उसके लिए काम कर सके। गेटिंग इट?
सो प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द मोनार्क एंड जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं. सो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, जैसे मोनार्क, उसके एडवाइजर्स या मिनिस्टर्स हो गए जिनकी हेल्प से वो रूल करते हैं. ओके तो एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है, प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज. इसे यूनिवर्सल क्लास भी कह सकते हो, जो कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं. सो दीज आर दी कॉम्पोनेंट. ओके और इस तरीके से यहाँ पर विल को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे. सो स्टेट क्या है, इट रिप्रेजेंट अ सिंथेसिस ऑफ द मोरल लाइफ ऑफ द फैमिली एंड फ्रीडम ऑफ द सिविल सोसाइटी. ये दोनों बेस्ट चीजें हमें कहाँ पर मिल रही हैं, स्टेट पे. और दिस इज द रीजन हम स्टेट को कह रहे हैं अल्टीमेट आइडिया या ट्रू नॉलेज. और इसके ये फाइनल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट है, इसके आगे अब कुछ नहीं होगा. ओके सो पीपल विलिंगली एंड फ्रीली एम्ब्रेस द ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजनशिप. मतलब जो सिटीजनशिप कहते हैं ना, एज अ सिटीजनशिप आपकी कुछ ड्यूटीज हैं स्टेट के प्रति, कि स्टेट ने जो लॉ एंड रेगुलेशन बनाया है उसको आप ओबे करिए, राइट. पब्लिक, जैसे इंडिया में आपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज आपने पढ़ी होगी. कैन यू टेल मी कि किस आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कमेंट करके मुझे बताइएगा. तो सिटीजन्स जो ये ड्यूटीज को फॉलो कर रहा है, जो स्टेट के कमांड्स हैं उनको ओबे कर रहा है, तो ये विलिंगली करेगा. क्यों, उसे एज अ ड्यूटी टू द नेशन वो कंसीडर कर रहा है. और उसकी ड्यूटी है कि नेशन जो हमारा देश है, चाहे वो वॉर में हो कि इंडल्ज हो या पीस में इंडल्ज हो, हमें अपने देश का क्या करना है, एज अ ड्यूटी परफॉर्म करते रहना है विलिंगली. राइट, क्यों विलिंगली, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट है ये हायर सेल्फ है, यहाँ पर मोरल लाइफ, फ्रीडम, कॉमन गुड सारी चीज़ें हैं, इसलिए उन इंसान, सभी इंसान का इस पर भला है. तो ये था बेसिक आइडिया ऑफ द स्टेट मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ या हीगल कंसेप्शन ऑफ द स्टेट. अब बहुत कुछ ज़्यादा ही नहीं, आपको आइडियल एंड फिलोसफिकल एंड अनरियल सी चीज़ें लग रही हैं कि बहुत कितना ही, मतलब इसे हम प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे. अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो हिटलर एंड मुसोलिनी जैसे लोग आएंगे जो स्टेट के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और लोगों को कंपेल करेंगे कि आपकी ड्यूटी बनती है कि स्टेट को सपोर्ट करें, पीस के टाइम पे भी, वॉर के टाइम पे भी. तो यही सारे कारण हैं कि हीगल को क्रिटिसाइज किया गया है. एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं हीगल. हीगल बेसिकली इज ब्लेम्ड बाय सम ऑफ द नोटेबल स्कॉलर्स, जैसे कि कार्ल पॉपर हो गए. उनकी बुक है दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जिसमें इन्होंने प्लेटो को, कार्ल मार्क्स को, हीगल को क्रिटिसाइज किया और बोला है कि दे आर द एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटीज. ओके क्यों एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी? कार्ल पॉपर क्या है, एक लिबरल थिंकर है, राइट. जबकि जो हीगल हो गया, राइट, या जैसे प्लेटो हो गया, ये लोग क्या बात करते हैं, कहते हैं कि स्टेट के कमांड्स को आपको मानना ही मानना है, क्योंकि स्टेट को कमांड को ओबे करना इंडिविजुअल्स की ड्यूटी है एज अ सिटीजन. ओके, वॉर एंड पीस दोनों ही सिचुएशन में आपको स्टेट का साथ देना है, सपोर्ट देना है. तो जो कार्ल पॉपर है कहते हैं कि ये क्या है, एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी है. स्टेट वर्शिप एंड द डेवलपमेंट ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म को इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. चाहे वो प्लेटो हो, जो फिलोसफर किंग के रूल को ओबे एंड कमांड करने की बात करते हैं, राइट. और वही हीगल का हमने देखा, ओके, कि स्टेट क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ है, डिवाइन मैनिफेस्टेशन है ऑन द अर्थ. स्टेट को जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें उनकी ड्यूटी बनती है स्टेट को ओबे करना, ये सारी चीज़ें. ओके, तो स्टेट वर्शिप, राज्य की पूजा करो एक तरीके से, इस कंसेप्ट को इन्होंने बढ़ावा दिया है. और इस तरीके से इन्होंने टोटलिटेरियनिज्म, गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल सिस्टम को इन्होंने बढ़ावा दिया है. So certainly extreme German nationalists such as von Trotsky and some of the theorists of Italian fascism were influenced by Hegel, right. और इस तरीके से बहुत सारे जो फासिस्ट लीडर्स थे वो हीगल के इस कंसेप्ट से इंस्पायर हुए और इन्होंने इस आइडिया को प्रैक्टिस किया. दैट वाज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल सोसाइटी. फर्दर इन अ सेंस एक ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे इन्होंने स्टेट वर्शिप एंड टोटलिटेरियनिज्म स्टेट को कंट्रीब्यूट किया. सेकेंड एरिया जहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है हीगल को, जो इन्होंने बोली है कि स्टेट क्या है, एंड ऑफ द हिस्ट्री.
क्योंकि स्टेट अल्टीमेट आइडिया है, अल्टीमेट ट्रूथ है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस खत्म हो गए तो मोमेंट ऑफ आइडिया खत्म हो गया। जब मोमेंट ऑफ आइडिया खत्म हो गया तो मोमेंट ऑफ हिस्ट्री भी तो खत्म हो गई। हमने अपना फाइनल या अल्टीमेट स्टेज को प्राप्त कर लिया है, अचीव कर लिया है। सो इन अ सेंस हिस्ट्री जस्ट गोज ऑन। एक तरफ आप कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो निरंतर चलती रहती है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये ओवर हो गई, खत्म हो गई, हमने फाइनल स्टेज अचीव कर लिया। भाई जो डायलेक्टिक प्रोसेस है ना, हीगल कहते हैं कि जो डायलेक्टिक प्रोसेस हीगल ने दी है, जिसमें हमने बात की थी थेसिस की एंड एंटीथेसिस की एंड सिंथेसिस, तो हीगल कहते हैं कि डायलेक्टिक प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस इट इज गोइंग ऑन। क्योंकि सिंथेसिस भी तो अपने आप में एक आइडिया है। सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस भी अपने आप में एक आइडिया है, और इस आइडिया का एक काउंटर आइडिया तो आएगा ही आएगा ना। बाद में चलकर सिंथेसिस एक आइडिया बन जाती है, मतलब एक आर्गुमेंट बन जाता है, और इसका काउंटर आर्गुमेंट आएगा ही आएगा, दैट इज एंटीथेसिस। फिर से उनका सिंथेसिस बनेगा, और वो सिंथेसिस फिर से एक आइडिया अपने आप में बनेगी, थेसिस, उसका काउंटर आर्गुमेंट आएगा। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे 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 चलती रहेगी। तो एक तरफ से क्या है, हिस्ट्री जस्ट गोज ऑन, चलती रहती है, डेवलप होता रहता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमने स्टेट का स्टेट डेवलप कर लिया, हमने मतलब आइडिया यहाँ पर एंड हो गया, हमने फाइनल स्टेज अचीव कर लिया, फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना अपने आप में। कैसे आप कह सकते हो कि जो हिस्ट्री है वो डेड स्टॉप पर या फाइनल स्टॉप पर आ गई है, इसके आगे नहीं चलेगी हिस्ट्री? वी कैन नॉट से दैट ना। सो वेयर इज हीगल अपीयर्स टू बी प्रेजेंटिंग अ परमानेंट ट्रूथ। तो जब हीगल अपने स्टेट का जो स्टेट का कंसेप्ट दे रहे हैं, हीगलियन कंसेप्ट ऑफ अ स्टेट, दैट स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो यहाँ पे हीगल बात कर रहे हैं कि परमानेंट ट्रूथ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया है कि अल्टीमेट एंड फाइनल एंड परमानेंट ट्रूथ जैसी कोई चीज नहीं होती है। फर्दर लोग कहते हैं कि जो लॉजिक डायलेक्टिक प्रोसेस में हीगल अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नॉट रियली प्रैक्टिकल। ओके, दिस इज अ वेग जनरलाइजेशन अबाउट द अल्टीमेट रियलिटी एंड दैट कैन नेवर बी टेस्टेड। आप इस चीज को कैसे टेस्ट कर सकते हो, राइट, कि ये फाइनल एंड है, ये अल्टीमेट रियलिटी है, ये कैसे इसे वेरीफाई कर सकते हो, कैसे इसे टेस्ट करोगे, कैसे इसे वेरीफाई करोगे कि हाँ दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, इसके बाद कुछ ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो इसे हम टेस्ट भी तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके आधार पर इसे लोग बोलते हैं कि दिस इज अ वेग जनरलाइजेशन है। तो हमने क्रिटिसिज्म देख लिया, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस कि हीगल की थ्योरी ऑफ स्टेट या हिगलियन कंसेप्ट ऑफ स्टेट की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हीगल एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया है, जैसे कार्ल पॉपर ने, हमने देखा, उन्हें बोलते हैं कि एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी। बट हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हीगल का मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, देयर इज लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है लेफ्ट जो होते हैं, लेफ्टिस्ट जो होते हैं, ओके, एंड ऑब्वियसली ट्रू ऑफ मार्क्स एंड लेटर मार्क्सिस्ट सच एज द फ्रैंकफर्ट स्कूल, इन पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे हर्बर्ट मार्क्यूस एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल। ओके, इसके बाद से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इन लिबरलिज्म थ्रू दी टी.एच. ग्रीन एंड अदर्स, जहाँ पे टी.एच. ग्रीन एंड अदर लिबरल स्कॉलर्स के थॉट्स पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हीगल के। एंड द मोस्ट रिसेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ हीगल इन्फ्लुएंस आपको कहाँ देखने को मिलती है, जो कम्युनिटेरियन मूवमेंट है या कम्युनिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल थॉट है, उन पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, चार्ल्स टेलर। ओके, सो यहाँ पर आपको जो कम्युनिटेरियन स्कॉलर्स हैं, इन पर आप मोस्ट रिसेंट देख सकते हो कि जो हीगल है उसके थॉट्स का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट। तो आई होप कि हीगल का जो ये हम पढ़ रहे हैं आज, हिगलियन कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, जहाँ पर हीगल बात कर रहे हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड, ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसे समराइज करूं इस पूरा लेक्चर को, तो हीगल का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है,
ये इन्होंने डायलेक्टिक प्रोसेस या डायलेक्टिक मेथड को लेकर निकाला है। डायलेक्टिक मेथड एक डिबेट प्रोसेस है जहां पर हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और वो कंक्लूजन अल्टीमेट ट्रूथ होता है। तो जो हीगल है वो कहते हैं कि जो स्टेट है दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ और स्टेट इज अ काइंड ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑन द अर्थ। व्हाई इट इज अ डिवाइन मैनिफेस्टेशन? बिकॉज इट इज अ अल्टीमेट आइडिया एंड इट इज अ यूनिवर्सल स्पिरिट। अब ये दिस इज द फाइनल फेज ऑफ एनी डेवलपमेंट। अब फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा हिस्ट्री में। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिगेलियन कंसेप्शन ऑफ द स्टेट। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो मुझे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो या लेक्चर चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि इस तरीके के फ्लो चार्ट अपने एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो। And guys, please, it's a humble request. Do subscribe my channel, share with your friends to support me, and please hit the like button and also the notification button जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। And thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning, keep exploring.